हेलो दोस्तों, आज से अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का फुल ऑन सिलेबस। तो सबसे पहला चैप्टर है आवेश, चार्ज। उसको बताने से पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको हिंदी में वैद्युत चुंबकत्व कहते हैं। वैद्युत चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकत्व को ये वैद्युत चुंबकत्व जो है ना, बहुत बड़ी ब्रांच है। ठीक है, तो इसको अपन पार्ट वाइज में डिवाइड किए उसके कुछ गुणों के आधार पर। जैसे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हिंदी में वैद्युत स्थितिकी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसको हिंदी में वैद्युत गतिकी के नाम से जानते हैं। वैद्युत गतिकी के नाम से जानते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है, इसमें जो चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, स्थिर होते हैं। चार्ज क्या होते हैं? रेस्ट में होते हैं, स्थिर होते हैं, रुके हुए। ठीक है, तो जिस ब्रांच में आवेश स्थिर होते हैं उस ब्रांच को अपन नाम दिए हैं स्थिर वैद्युतिकी। अर्थात इसमें केवल और केवल स्थिर आवेशों के बारे में बात होती है। ठीक है क्या? इसमें आवेश स्थिर रहता है। और जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, इसमें आवेश गतिशील होते हैं, मूविंग चार्ज होते हैं। मूविंग चार्ज अर्थात गतिशील आवेश। आवेश इसमें क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। ठीक है, तो जब आवेश गतिशील होते हैं तो उसको भी डिवाइड किया गया। ठीक है, उनके गुणों के आधार पर। अच्छा, क्या क्या इसमें जब आवेश गतिशील हो जाते हैं तो अपन क्या क्या पढ़ते हैं? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और अपन पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म, और EMI। ठीक है, एंड AC। तो जब चार्ज गतिशील हो जाते हैं तो उस स्थिति में अपन ये पढ़ते हैं, और जब चार्ज स्थिर होते हैं तो अपन वैद्युत स्थितिकी के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें चार्ज के गुणों के बारे में पढ़ते हैं, उसके फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मकसद है, जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 12th का, वो है वैद्युत स्थितिकी अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इसको स्थिर वैद्युतिकी भी बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी भी बोलते हैं। खैर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन वैद्युत स्थितिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको अपन स्थिर वैद्युतिकी भी बोलते हैं। ठीक है, आइए। तो अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्थिर वैद्युतिकी या एक और नाम दिया जाता है या विद्युत स्थितिकी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या? ठीक है क्या? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है।
भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उस ब्रांच को, ठीक है, अपन क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी या वैद्युत स्थितिकी कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है या कहते हैं? ठीक है, अच्छा, तो भाई साहब सीधी सी बात है कि इसमें अपन क्या बात करेंगे कि आवेशों के बारे में बात करेंगे और इस शाखा में आवेश स्थिर रहेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अपन इसको मतलब शुरू करने से पहले कुछ अपन बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। दोस्तों आपको पता होगा, जैसे चलिए चालक के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चालक, जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में अपन इसको कहते हैं कंडक्टर। इंग्लिश में इसको अपन कहते हैं कंडक्टर। ठीक, चालक क्या होते हैं? आपको पता होगा कि प्रत्येक वस्तु परमाणु से मिलकर बनी है। ठीक है, तो जो ऐसी वस्तुएं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन से क्या तात्पर्य है? जैसे अगर कोई चालक है, जैसे ये मान लो कि चालक है, एक चालक का मतलब ये होता है जिसमें आवेश प्रवाह हो सके। ठीक है, खैर चलो चालक के बारे में भी बात नहीं करते। ठीक, तो आइए अब चर्चा करते हैं अपन परमाणु, एटम। इसमें ज्यादा परमाणु की चर्चा तो अभी नहीं होगी, ठीक है, हालांकि इसका पूरा भरपूर चैप्टर है, अपन पढ़ेंगे आगे। जितना हमें अभी आवश्यकता है समझाने के लिए मैं उतना यूज करूंगा। आपको पता है केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा 11th में कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इनकी बाहरी कक्षा में घूमता रहता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। प्रोटॉन को अपन P से दर्शाते हैं और इलेक्ट्रॉन को E से दर्शाते हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रॉन पूरा इसका भरपूर है केमिस्ट्री में, कैसे क्यों हुआ, फिर भी जितना नॉलेज चाहिए उतना मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में घूमता है। ठीक है, और कहा गया कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो भाई साहब वैज्ञानिकों ने कहा कि यार अगर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तब तो इलेक्ट्रॉन को गिर जाना चाहिए था, अर्थात ये पॉजिटिव या नेगेटिव आपस में आकर्षित हो जाते, खींच लेते। अभी अपन सब पढ़ेंगे आकर्षण प्रतिकर्षण के बारे में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जितना बल प्रोटॉन पर लगाता है उतना ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर भी लगाता है। ठीक है, और इस बल को अपन अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में नहीं गिरता है, वह उनके बाहरी कक्षा में वृत्ताकार चक्कर लगाता है। ठीक है, अच्छा,
जब परमाणु में से कोई भी इलेक्ट्रॉन न निकला, जैसे मान लो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, ये एक बात और कि जितना प्रोटॉनों की संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, ऐसा देखा। तो प्रोटॉनों की संख्या क्यों देखो, अगर इसका नंबर अधिक होता तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता, कुछ ज्यादा ही फोर्स लगता, और इसका अगर होता तो इसको खींच लेता। लेकिन चूंकि इनमें फोर्स इक्वल लगते हैं, अभिकेंद्रीय बल लगते हैं, तो यह बल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या इक्वल होती है वृत्ताकार कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। ठीक है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है, दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल होते हैं, अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दें कि इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव क्यों कहा गया, पहले इस पर ध्यान दीजिए। आपको पता है कि अगर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति ही मान लो एक व्यक्ति इस रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा है, ले भाई खींच रहा है इसे, और इधर से एक और व्यक्ति इस रस्सी को ऐसे खींच रहा है, उतने ही फोर्स से जितना ये फोर्स लगा रहा है, एफ मैन के द्वारा, और ये F1 मान लो, F1 के द्वारा F2 पर बल, ठीक है क्या? और ये इधर अभी अपन सब चेक करेंगे, बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, ठीक है क्या? क्या ये लिखा मैंने, सबकी चर्चा होगी। अभी तो अपन ये तो मान लो कि इन दोनों ने सेम फोर्स लगाया, तो जब समान फोर्स लगाएगा तो ये वस्तु जाएगी नहीं कहीं। 2 न्यूटन का इन्होंने लगाया और 2 न्यूटन का इन्होंने लगाया, तो ये वस्तु कहीं जाएगी नहीं, स्थिर रहेगी। अर्थात मान लो ये 10 न्यूटन का बल लगाए और ये भी 10 न्यूटन का बल लगाए, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये इधर बल लगा रहे हैं और ये इधर बल लगा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इनका रियल बताने के लिए? हमें क्या करना चाहिए कि भाई साहब इनका मैग्नीट्यूड, अर्थात 10 न्यूटन का तो ये भी बल लगा रहा है, 10 न्यूटन का ये भी बल लगा रहा है, लेकिन इनका जो फोर्स है वो विपरीत लग रहा है, ये इधर लगा रहे और ये इधर लगा रहे। तो एक परंपरा है हमारे पास, ऐसा माना गया है कि भाई अगर विपरीत होते हो तो आपके यहाँ अपन चिन्ह लगाते देते, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है? तो इस आधार पर हमें एक को पॉजिटिव बोलना पड़ेगा और एक को नेगेटिव बोलना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव बोलना पड़ेगा, ताकि हमें ये पता चले ये भी 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, ये भी 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, लेकिन अगर चिन्ह लग चुका है तो कहेंगे कि ये दोनों विपरीत लगा रहे हैं। मान लो कोई मूल बिंदु है तो इधर पॉजिटिव लेते हैं, इधर नेगेटिव लेते हैं, ठीक है? ये इधर लगा रहे हैं नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, है क्या ऐसा? उसी प्रकार कहा गया कि चूंकि यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, जितना बल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर लगा रहा है उतना ही फोर्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा है, तो ये विपरीत बल हो गए। तो इनको एक नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉनों को माइनस से दर्शाया गया और प्रोटॉनों को प्लस से दर्शाया गया, ठीक है? प्लस ई लिख दिया मतलब प्रोटॉन पी, और ऐसे लिख दिया मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है? आई बात समझ में? नेगेटिव पॉजिटिव का
चक्कर क्या है, कुछ तो समझ में आया। अच्छा, इसके बाद अपन बात करेंगे कि अच्छा एक बात और, जितना आवेश प्रोटॉन पर होता है उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। प्रोटॉन पर आवेश कितना 1.6 × 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन चूंकि ये विपरीत हैं, ये इस पर इधर और ये इस पर इधर फोर्स लगा रहा है, तो इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव, ठीक है। जैसे वो वाला कॉन्सेप्ट था सेम है जैसे। तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है -1.6 × 10⁻⁻19 और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है क्या। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यह परमाणु उदासीन होगा। इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होगा, परमाणु उदासीन होगा, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या बराबर, प्रोटॉनों माने बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो इसका अर्थ होगा कि परमाणु कैसा होगा, उदासीन होगा। परमाणु कैसा होगा, उदासीन होगा। आई बात समझ में। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर इक्वल है तो इसका अर्थ क्या होगा कि परमाणु उदासीन है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है क्या। अच्छा ठीक है भाई, मान लो अच्छा, आवेश किसी वस्तु पर आता कैसे है ये भी अपन चर्चा कर लें, ठीक है। इस स्थिति में तो उदासीन होगा, लेकिन अगर आवेश कहीं से आ गए उस वस्तु पर या चालक पर, ऐसे कोई परमाणु है और इसमें कहीं से ये प्रोटॉन था या इलेक्ट्रॉन था, कहीं से इलेक्ट्रॉन मान लो आ गए, तो उस स्थिति में यह आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवेशित। और इस कंडीशन में यह उदासीन भी नहीं रहेगा। कैसे, देखिए कैसे। जैसे मान लो ये परमाणु है, हमने मान लिया कि परमाणु के नाभिक में 10 प्रोटॉन है, मान लो, मानने में क्या भाई, मान लो। तो हम क्या जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहरी कक्षा में। लेकिन क्या हमें माइनस लगाना पड़ेगा, परंपरा बनाई गई कि भाई प्रोटॉन जो होगा उसको अपन पॉजिटिव चार्ज से दिखाएंगे और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज। अच्छा एक बात मैं भूल गया, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। अच्छा मान लो कि प्रोटॉन 10 है, 10 प्रोटॉन है, इसको भी इसे ही दर्शाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, -10, ठीक है। अगर अच्छा एक बात और है कि जो भी इसमें से चार्ज आता है वो किसके कारण आता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। प्रोटॉन अपना नाभिक में बैठा रहता है, उससे किसी भी चीज से नहीं मतलब। जो भी लेन देन का काम होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है क्या। वही बनाता है वही बिगाड़ता है, प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि कहीं से, अभी तो अपन बात करेंगे आगे कि कैसे आता है क्यों आता है, लेकिन एक टाइम के लिए हमने मान लिया कि कहीं से इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, एक इलेक्ट्रॉन मान लो आ गया, ठीक है। तो पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, -10, अब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब कितनी हो गई, -11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब हो गई भाई साहब 11। अब इनको जोड़ दीजिए,
तो क्या अभी भी यह उदासीन है? पहले तो मैं बता दूं कि ये 10 था प्रोटॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन भी 10 था, ठीक है। और इस स्थिति में परमाणु उदासीन है। लेकिन यदि प्रोटॉन 10 है और कहीं से इलेक्ट्रॉन और एक ठो आ गया, वो कैसे आता है अपन आगे बात करेंगे। तो अब 11 हो गए, पहले 10 था इलेक्ट्रॉन, एक आ जाने से अब कितना हो गया? -11। अब जोड़िए, अच्छा इसको देखो, 10 प्रोटॉन और प्लस, लेकिन इलेक्ट्रॉनों पर माइनस होता है, तो उस स्थिति में 0, मतलब कि परमाणु पर कोई भी चार्ज नहीं है, उदासीन है, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू 0, मतलब परमाणु कैसा है? उदासीन है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से अब आप जब इसका सम करेंगे तो घटाएंगे तो -e इलेक्ट्रॉन है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब 0 नहीं आ रहा है, उदासीन होता था इस स्थिति में जब 0 होता था, दोनों की जब संख्या बराबर होती थी, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन वो भी माइनस का अधिक हो रहा है। इसका अर्थ होता है कि जब किसी परमाणु में कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उस परमाणु पर माइनस चार्ज आ जाता है। उस परमाणु पर कौन सा चार्ज आता है? माइनस। कब? जब इलेक्ट्रॉन बाहर से, कहीं से अभी तो पढ़ेंगे अपन, सब पढ़ेंगे, उसकी चिंता ना करो कि कैसे आ गया, क्यों आ गया, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। कहीं से मान लो अभी आ गया, तो जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन या किसी भी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो उस स्थिति में उस परमाणु पर या वस्तु पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। आई बात समझ में? तो यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन आए तब उस परमाणु पर ऋणावेश चार्ज या आवेश हो जाता है, या वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है, वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। सोच कर देखो, पहले मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन थे, हमने कुछ ऐसा किया, कुछ करवाया, अब क्या करवाया आगे पता चलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। कुछ ऐसी प्रक्रिया हुई कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकल गया, तो 10 थे इलेक्ट्रॉन, एक ठो बाहर निकल गया, तो कितना बचा? -9e। जोड़ने पर हमें क्या आना चाहिए? 0, और 0 जब आएगा तो इससे हमें पता चलता है कि परमाणु उदासीन है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? प्लस न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर इक्वल होगी तो उदासीन, इक्वल करके 0 होगी तो उदासीन होगा। तो प्रोटॉन है 10 प्लस करके, और इलेक्ट्रॉन है कितना बचा? -9 होगी, तो कितना हुआ? प्लस का 1e। अरे जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला है तो धनावेश आ रहा है, और जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहीं से आया है तो उस पर ऋणावेश आ रहा है। क्या सही है? मान लो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकला होता तो क्या होता? 2e। तो कितना बचा? 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 निकल गए, कितने बचे? 8। तो इस स्थिति में इस पर चार्ज कितना आता? 10 ठो ये प्रोटॉन और माइनस ये 8, कितना हुआ? 2, और वो भी पॉजिटिव ही आएगा, देखो पॉजिटिव। इसका अर्थ क्या है कि जब परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है, और यदि उस परमाणु में कहीं से इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। आई बात समझ में? क्लियर? अच्छा चलो भाई साहब, इतनी तो बात समझ में आई। अब मैं इसको मिटा देता हूं और कुछ बातें इसमें लिख रहा हूं। नोट,
किसी परमाणु में से यदि इलेक्ट्रॉन निकले तब वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। और दूसरी बात, यदि किसी परमाणु में कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। आई बात समझ में? मतलब अगर कोई परमाणु है इसमें और ये पहले 10 इलेक्ट्रॉन था ऐसे, और तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होने चाहिए। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो अब ये जितना निकलेगा उतना चार्ज आएगा। मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो जब निकलेगा तो अब क्या होगा, +10 और इलेक्ट्रॉन कितने निकले, 4, तो 10 - 4 कितना हो गया भाई, मतलब इलेक्ट्रॉन अब कितने बचे, 6। तो अब इसका इक्वल किया हमने, कितना हुआ, 4e। अर्थात जब परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस परमाणु पर कितना चार्ज आता है, 4। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा। और यदि परमाणु में कहीं से इलेक्ट्रॉन आता है, जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतना उस पर चार्ज आएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, थोड़ी आवेश के बारे में और चर्चा करते हैं। आवेश के बारे में, तो आवेश आपने देखा कि कैसे आया, इलेक्ट्रॉन आएगा किसी परमाणु पर तो उस परमाणु पर कौन सा चार्ज आएगा, यदि इलेक्ट्रॉन आया है तो ऋणावेश, और यदि इलेक्ट्रॉन उस परमाणु से बाहर निकल रहा है तो उस परमाणु पर कौन सा चार्ज आएगा, धनावेश। ठीक है, अच्छा। अब अपन बात करते हैं कि ये चार्ज क्या है, जो उस पर आवेश आ रहा है वो क्या है। आवेश पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये पदार्थ का गुण होता है भाई, गुण है। जैसे हमारा कोई गुण है, आपका कोई गुण है। जैसे हमारा यह गुण है कि मैं ज्यादा बोलता हूं, ऐसा मान लो, ठीक है क्या, ये अंदर का गुण है मेरा, उसको आप देख नहीं सकते हो। कोई व्यक्ति चोर है तो उसके माथे पर लिखा नहीं है, वो उसके अंदर का गुण है। उसी प्रकार जो वस्तुएं हैं, ठीक है, पदार्थ माने चार्ज पदार्थ का गुण होता है। ठीक है, जैसे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं और वो वस्तु आवेशित हो जाती है आसानी से। ठीक है, उसी प्रकार आवेश पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अर्थात यदि किसी वस्तु पर आवेश आ जाता है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन आवेश यदि स्थिर होगा तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और यदि आवेश गतिशील होगा तो वहां पर विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। खैर, यहाँ पर अपन विद्युत क्षेत्र की बात करें तो जब आवेश स्थिर है, किसी वस्तु पर आ गया और उस वस्तु पर स्थिर है, केवल किसी वस्तु पर आवेश है और वो स्थिर है, तो वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है।
और जब आवेश स्थिर होता है तो उसको अपन स्थिर वैद्युतिकी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु पर आवेश आ जाता है तो आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक बात और कि जब आवेश उस वस्तु पर स्थिर होगा तो उसके चारों ओर केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और यदि चार्ज उस वस्तु पर गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, और ये पदार्थ का गुण होता है। ठीक है क्या? अच्छा चलो भाई, आवेश को Q से दर्शाते हैं। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक SI या एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। सॉरी, I बराबर Q बाई टी। हाँ, तो एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, जिसको अपन कूलाम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलाम भी बोलते हैं। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कूलाम भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक जो होता है वो स्टेट होता है। ESU, इसको स्टेट भी बोलते हैं, स्टेट। ठीक है, एक कूलाम आवेश एसआई मात्रक का सीजीएस पद्धति में उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 3 × 10⁹ ESU। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट। आई बात समझ में? तो ये आवेश के बारे में कुछ जानकारी हुई। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि आवेश का गुण क्या है, कौन कौन से ये गुण रखता है, कुछ और भी इसके गुण है। अच्छा ठीक है, अगर दो चार्ज, मान लो ये चार्ज है Q, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। ठीक है, एक और वस्तु हमने लिया, उस पर भी पॉजिटिव चार्ज ही है। ठीक है, तो यदि सेम प्रकृति के चार्ज हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये भी इनका एक गुण है, ये इसको इधर भी भगाएगा और ये इसको इधर भगाएगा। ठीक है, और समान दिख रहे हैं तो इनको अपन क्या बोलते हैं? सजातीय आवेश। ये ऐसे भी हो सकता है, -E भी हो सकता है। ये वाला इसको इधर भगाएगा और ये वाला इधर। ठीक है क्या? मतलब अगर सेम रूप है उनका, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, तो उनको पास अगर अपन लाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे पर ऐसा बल लगाएंगे कि वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, तो पहला यदि इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव को पास लाया जाए तब क्या होगा? तो इस स्थिति में ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और जब अलग अलग आवेश होते हैं तो उनको अपन क्या नाम देते हैं? विजातीय आवेश। विजातीय आवेश। तो गुण इनका निकला कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश
एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ऐसे थोड़े यार, ऐसे बता दिया समझ थोड़ी ना आया, तो आओ इस पर कुछ और भी चर्चा करते हैं, क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, कैसे ये स्टेटमेंट आया। ठीक है, तो भाई साहब हुआ क्या, एक पहले बता दूं पदार्थ का गुण होता है आवेश। तो जब अपन कांच की छड़ को, ये रियल है आप करके देख सकते हैं, कांच की छड़ को अपन सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं, मान लो ये कांच का एक छड़ है और ये सिल्क का एक कपड़ा है, ठीक है। तो इस कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ने पर देखा गया कि जो सिल्क का कपड़ा है उस पर चार्ज नेगेटिव आ जाते हैं और जो कांच की छड़ है वो क्या हो गई, धनावेशित तो हो गई, एक्सपेरिमेंटली देखा भी गया। ठीक है, तो एक कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ने पर क्या हुआ कि सिल्क का कपड़ा ऋणावेशित हो गया और कांच की छड़ धनावेशित हो गई। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। एक और छड़ लिया गया, उसको भी इसी से रगड़कर ऐसे ही कर लिया गया, चलो भाई, तो उस पर भी पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। ठीक है क्या, लेकिन एबोनाइट की छड़ को लिया गया, एबोनाइट की छड़ फर को बिल्ली की खाल भी बोलते हैं, बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, फर बोले तो अच्छा लगता है, ठीक है क्या, एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से अर्थात फर से जब रगड़ा गया तो ये देखा गया कि जो एबोनाइट की छड़ है वो ऋणावेशित हो गई और जो फर था वो धनावेशित हो गया। ऐसे ये इसका भी पता नहीं था कौन धनावेशित हो रहा है कौन ऋणावेशित हो रहा है, इसका भी मालूम नहीं था। ये क्या है, क्यों धनावेश क्या है, ऋणावेश क्या है, ये तो नाम दिया गया। ठीक है, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, किन्होंने किया, वैज्ञानिकों ने किया भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, क्या किया कि जो कांच की छड़ थी उन दोनों को आपस में टच कराए, अर्थात पास लाए, संपर्क में लाए, टच नहीं कराए। तो क्या देखा कि जो छड़ें सिल्क से रगड़ी गई थी उनको पास लाने पर ये एक दूसरे को दूर कर रहे हैं, ऐसे हट कहा मेरे पास। ठीक है, उसी प्रकार जो एबोनॉइड की छड़ थी उन दोनों को भी पास में लाने पर यही प्रक्रिया हो रही थी, ये दोनों भाग रहे थे। तो कहा, सोचा उन्होंने कि यार ये वाली छड़ भी सिल्क के कपड़े से रगड़ी है, ये वाली छड़ भी सिल्क के कपड़े से रगड़ी गई है, तो हो ना हो इस पर कुछ भी आया होगा, हमें नहीं पता है कि कौन सा चार्ज है, कुछ भी आया होगा तो वो जो इस पर आया होगा वही उस पर आया होगा, क्योंकि दोनों को उसी कपड़े से रगड़ा गया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो एक दूसरे को भगा रहे हैं दूर, है ये क्यों, इसका अर्थ ये है कि सजातीय आवेश मतलब समान आवेश, जो इस पर आया होगा वही इस पर आया होगा, क्योंकि हमने उसी उन दोनों को एक ही कपड़े से रगड़ा है, सिल्क के कपड़े से। तो यहां से स्टेटमेंट निकल कर आया कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने विजुअलाइजेशन किया, आप भी समझ सकते हो ना कि सेम सेम आवेश आया होगा भाई, एक ही कपड़े से रगड़ा गया है। और जब इस फर वाले से जो छड़े रगड़ी गई थी एबोनाइट की छड़े, उनको पास मिला है तो उस पर भी प्रतिकर्षित, तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसके बाद क्या किया गया कि जो सिल्क के कपड़े से रगड़ा गया था वो छड़ और जो एबोनाइट की छड़ फर से रगड़ी गई थी वो छड़ जब आपस में लाए गए
कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़, तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं।